सबसे पहले कोलकाता की बड़ी बात। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8 अगस्त की देर रात ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई। घटना को लेकर देश भर के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। एम्स दिल्ली समेत देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि ज्यादातर जगह इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई हैं। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि जब तक घटना की सीबीआई जांच कराने और डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने का लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ित के घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की है और कहा है कि 18 अगस्त तक यदि ये प्रकरण सॉल्व नहीं हुआ तो जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। कोलकाता पुलिस का कहना है कि आरोपी संजय रॉय ने 8 अगस्त की रात को वारदात से पहले शराब पी थी और डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद वो घर जाकर सो गया था। सुबह आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए कपड़े भी धोए। पुलिस का यह दावा है कि आरोपी के जूतों पर से खून के निशान मिले। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर्स की हड़ताल की बात करें तो दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पताल एम्स के अलावा आरएमएल और सफदरजंग अस्पताल में भी ओपीडी सेवाएं बंद हुई हैं। महाराष्ट्र के भी सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद की गई हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए जारी रखी जाएगी। वहीं लखनऊ में केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर भी हड़ताल में शामिल हुए और ओपीडी सेवाएं वहां भी प्रभावित रही। मैं मौजूद हूँ अभी एम्स के बाहर में, और एम्स के बाहर अब ये देखेंगे जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये डॉक्टर्स की भीड़ है। कलकत्ता में जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर के साथ में बर्बरता की गई है, उसके साथ में दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई अस्पताल में, उसके बाद जो है पूरे देश के जो डॉक्टर्स हैं उनके अंदर जो है इस तरीके का बवाल आया है और वो सड़कों पे आए हैं। अभी दिल्ली के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, चाहे अगर जीटीबी की बात करें, सफदरजंग की बात करें, एम्स की बात करें, सभी जगह पे जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जितनी भी ओपीडी की सेवा है वो बंद है। इनकी डिमांड है कि सुरक्षा किया जाए डॉक्टरों का, किसी भी स्थिति में डॉक्टर के साथ में कुछ गलत ना हो, उसकी पुष्टि की जाए। बात करते हैं रेजिडेंट डॉक्टर से। पहले अपने बारे में बताइए कि क्या नाम है और क्या डिमांड आप लोग मुख्यतः कर रहे हैं? जी, मेरा नाम है डॉक्टर ऋषिराज सिन्हा और मैं यहाँ पर एम्स दिल्ली में मैं यहाँ पर एसआर हूँ और मैं फैमा का मैं मेन सेक्रेटरी हूँ। हम लोग का ये डिमांड है जो सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए मैटर के बारे में, और सख्त से जितना जल्दी हो सके सीबीआई को मैटर ट्रांसफ़र होना चाहिए और पूरा डिटेल जो भी इंसिडेंट है उस चीज़ का रिपोर्टिंग होना चाहिए। नंबर सेकंड, चूँकि ऑन डॉक्टर है, उनका ऑन ड्यूटी डॉक्टर का रेप एंड मर्डर हुआ है, उस चीज़ में मार्टियर डे घोषित होना चाहिए और कंपेंसेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड होना चाहिए। नंबर तीसरा है जो भी प्रिंसिपल है कंसर्न मेडिकल कॉलेज के, उनको अभी के अभी रिजनेशन होना चाहिए स्टार्ट पे, क्योंकि जो भी चीज़ हुआ है उनके जो है टेन्योर का टाइम पे हुआ है, तो इस चीज़ पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कल्प्रिट, जो भी गुनहगार है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। किसी भी हालत में उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए और डेथ पेनल्टी तक होनी चाहिए। अब बिहार की बड़ी बात। बिहार के जहानाबाद में सावन के चौथे सोमवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। मखदूमपुर के बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 महिलाएं शामिल थी, जबकि इस हादसे में 35 श्रद्धालु घायल हुए हैं। सावन के सोमवार पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और धक्का मुक्की होने लगी। इसके ठीक बाद भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। हादसे में घायल सभी लोगों को जहानाबाद के सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया और प्रशासन ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जाहिर की है। कुछ चश्मदीदों ने प्रशासन पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया और कहा कि लाठीचार्ज के चलते भगदड़ हुई। ये भी कहा जा रहा है कि मंदिर में पुलिस का कोई भी जवान मौजूद नहीं था जो हालत को संभालने की कोशिश करता। जहानाबाद का सिद्धेश्वर नाथ मंदिर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है, और आप देखें तस्वीरों में कि जो मुख्य जो सड़क है वो काफ़ी नीचे है और पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ पे जो एक लंबी चढ़ाई और दुर्गम रास्तों के बाद जो है सिद्धेश्वर नाथ मंदिर जो है पहुंचते हैं श्रद्धालु। और आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि किस तरह से सोमवारी के दिन यहाँ पे भीड़ होती है, और इसी भीड़ के कारण जो है
घटना घट गई है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। और इसके बावजूद जो भक्तों का जो सिलसिला है आने का वो थम नहीं रहा है। भक्त लगातार जो है बाबा को के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि जो घटना घटी है उसमें 7 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं और घायलों का इलाज जो है जहानाबाद के सदर अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है प्रशासन के द्वारा। जिस तरह से रात में घटना घटी थी उसके बाद एहतियात के तौर पर जो है प्रशासन के लोग जो है पहले से ज़्यादा संख्या में यहाँ मौजूद हैं और फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है और लोग जो है मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, जहानाबाद। एग्जाम की बड़ी बात, यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। कोर्ट ने पेपर लीक के आधार पर यूजीसी नेट को रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका का विचार करने से इनकार कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक के आधार पर यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के कारण यूजीसी नेट 2024 परीक्षा को रद्द करने के लिए दायर की गई याचिका को सुनवाई योग्य भी नहीं माना है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि अंतिम फैसला होने दें, हम एक परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं। परीक्षाएं 21 अगस्त को होने दें क्योंकि परीक्षा के लिए निश्चितता होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम परीक्षा कैसे रद्द कर सकते हैं। इस पर याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जांच पेपर लीक पर डॉक्टरेट संदेशों के मुताबिक की गई थी। इसमें से 9 लाख छात्र शामिल हुए थे और यूजीसी नेट 2024 जून में आयोजित हुई थी जिसे 19 जून को रद्द कर दिया गया और इसके बाद अब 21 अगस्त को 4 सितंबर के बीच दोबारा परीक्षा कराई जाएंगी। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि याचिका पर विचार से सिर्फ अनिश्चितता बढ़ी और इसका रिजल्ट पूरी तरह से अराजकता होगा। कोर्ट के फैसले के बाद यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने की मांग खारिज हो गई है और अब परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ कर दिया है कि यूजीसी नेट परीक्षा को दोबारा रद्द नहीं किया जाएगा और पेपर लीक की जांच जारी रहेगी। उस जांच के आधार पर आगे का कोई भी फैसला किया जाएगा। बाढ़ बारिश की बड़ी बात, भारत के मैदानी इलाकों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। देश के कई राज्यों में डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। पहाड़ों पर नदी नाले उफान पर हैं और नदियां खतरे के निशान के पार बह रही हैं। राजस्थान में बीते 24 घंटे में बारिश के चलते 20 लोगों की मौत हो गई है। 19 लोगों की मौत पानी में डूबने से हुई है जबकि 2 लोगों की मौत मकान ढहने से हुई है। भारी बारिश के चलते जयपुर और आसपास के जिलों में स्कूलों में छुट्टी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है। ऊना के हरौली में बाढ़ में 4 बच्चे बह गए हैं जिनमें से 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं लेकिन एक अब भी लापता है। पंजाब के होशियारपुर में नाले में कार बह गई है। 11 लोग सवार थे। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि एक शख्स को बचा लिया गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद कई जगहों पर सड़कों में पानी भरा हुआ, सड़कें डूबी नजर आ रही हैं। ट्रैफिक जाम बना हुआ है और एयरपोर्ट पर भी खराब मौसम के चलते 3 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान के बेहद करीब है। बिहार में मॉनसून दोबारा एक्टिव हो चुका है लेकिन मॉनसून दोबारा एक्टिव होते ही लोगों की जान सांसत में आ चुकी है क्योंकि ज़्यादातर जो बिहार के इलाके हैं एक बार फिर से वहां पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। और इस पटना के दीघा इलाके में और देखिए कि यहाँ पर क्या स्थिति है। यहाँ पर गंगा नदी खतरे के निशान से तकरीबन 80 सेंटीमीटर ऊपर आ चुकी है और आप देखिए कि किस तरीके से गंगा नदी जो है वो प्रचंड वेग में बह रही है। और आप देखिए कि जो भी यहाँ पर शिप वगैरह हैं या जो नावें हैं उनको एहतियातन किनारे पर खड़ा कर दिया गया है क्योंकि सामने का जो इलाका है ये पूरा इलाका दियारा इलाका है और लोगों के आवागमन का साधन एकमात्र नाव होता है। और अक्सर आप गंगा नदी में पटना में जब आएंगे तो आपको नावें यहाँ पर दिख जाएंगी, नावों पर लोगों की सवारी दिखेगी लेकिन कोई नाव नहीं चल रही है। सामने जो नाव जा रही है ये बालू वाली नाव है लेकिन देखिए कि इसे भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है।
गंगा के इस प्रचंड वेग में किस तरीके से जो नाव है वो धीरे 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 करके आगे बढ़ रही है। तो ना सिर्फ ये पटना के गंगा नदी की स्थिति है, बल्कि बिहार में जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, वो गंडक हो, वो सरयू हो, फल्गु हो, इसके अलावा अगर बात करें घाघरा की बात करें, कमला बलान की बात करें, ये तमाम नदियां जो हैं ये खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर आ चुकी हैं और 28 ज़िलों में बाढ़ को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए अब देश के आर्थिक हालत की बड़ी बात कर लेते हैं। देश के आर्थिक हालत पर लोगों का भरोसा लगातार तीसरी बार घटा है। ये बात भारतीय रिजर्व बैंक के ताज़ा उपभोक्ता सूचकांक सर्वे में सामने आई है। सर्वे के मुताबिक मार्च में 98.5% लोगों को मौजूदा आर्थिक हालत पर भरोसा था, लेकिन मई में ये घटकर 97.1% रह गया है। जुलाई में इसमें और भी कमी आई है और ये घटकर 93.9% रह गया। कोविड दौर में यानी कि 2021 में ये भरोसा 48.5% था और इसके बाद ये लगातार 3 साल लोगों को अर्थव्यवस्था पर भरोसा रहा, लेकिन ये अब से फिर डगमगाने लगा है। आरबीआई हर 2 महीने में ये सर्वे कराता और इस बार ये सर्वे भोपाल, रायपुर और अहमदाबाद जैसे 19 बड़े शहरों में 6000 लोगों के बीच किया गया है। इनमें लोगों ने कहा है कि उनकी आय बढ़ने की बजाय घट रही है। सितंबर 2023 के बाद पहली बार लोगों ने ऐसा माना है। जनवरी 2024 में आय घटने की बात मानने वाले 68.6% लोग थे, जो अब बढ़कर 75.8% लोग हो गए। सर्वे में राय देने वाले लोगों का कहना है कि तमाम प्रतिकूल हालातों के चलते खर्च बढ़ रहा है। लोगों ने यह भी माना है कि नौकरियों के अवसर घट रहे हैं। ये जरूरी चीजों के दाम पहले के मुकाबले लगातार बढ़ते जा रहे थे। रिजर्व बैंक के घरेलू महंगाई सर्वे के मुताबिक घरेलू उपयोग की चीजों के दाम घटने की उम्मीद भी लोगों में अब नहीं के बराबर है। लोगों का मानना है कि अगले 1 साल तक जरूरी चीजों के दाम इसी तरह बढ़ते रहेंगे। जनवरी में महंगाई दर 8.1% रहने का अनुमान जताया गया है, जो अब बढ़कर 10.1% हो चुका है। सर्वे में शामिल 6091 लोगों में से 61% को यह आशंका थी कि सभी गैर जरूरी चीजों के दाम आने वाले समय में मौजूदा स्तर में भी ज्यादा होंगे। जनवरी में ऐसा मानने वाले 54.5% लोग थे और लोगों को यह चिंता है कि घरों की बढ़ती कीमतें आगे भी जारी रहेंगी और ये दौर अगले 2 साल तक चल सकता है। दरअसल सूचकांक के नेगेटिव आने में ये 2 कारण बताए जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि सभी लोग महंगाई से तो परेशान हैं क्योंकि खाद्यान्नों के दाम बहुत ज्यादा हैं। दूसरा, देश में रोजगार की स्थिति अब बहुत अच्छी नहीं है। लोगों की कमाई भी नहीं बढ़ी है और प्राइवेट नौकरियों में देखें तो लोगों का एवरेज इंक्रीमेंट 10% से भी नहीं होता, जबकि महंगाई उससे ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आम आदमी को पूरा सिस्टम ही अब नेगेटिव नजर आ रहा है। और अब बात पेमेंट की। कई लोग अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लिंक्ड मोबाइल नंबर्स के जरिए पैसे भेजते हैं और गलत बैंक अकाउंट में अगर ये पैसे ट्रांसफर हो जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में पहली चिंता अपना पैसा वापस पाने की होती है, जो अब किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर हो चुका है। लीगल एक्सपर्ट का कहना है कि अनजाने व्यक्ति को ट्रांसफर किया गया पैसा वापस पाने के लिए आपको ये साबित करना होगा कि पैसा गलती से ट्रांसफर हुआ है। एक बार जब आप इस पहलू को साबित कर देते हैं तो फिर ये सुनिश्चित करना है कि बैंक की जिम्मेदारी है कि लेन देन उलट जाए, यानी वापस आपके खाते में आ जाए। यानी कि गलत रेसिपिएंट को पैसा ट्रांसफर हो जाने की स्थिति में प्रभावित यूजर को बैंक के सामने पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करने की जरूरत होती है। उसे दिखाना पड़ता है कि लेन देन अनजाने में हुआ है। अगर यूपीआई का इस्तेमाल करके गलत लेन देन हो गया तो शिकायत दर्ज कराने के लिए एनपीसीआई के विवाद निवारण तंत्र का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन एनपीसीआई में शिकायत दर्ज कराने से पहले यूपीआई एप्लीकेशन पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। अगर शिकायत अनसुलझी रहती है या उसका निदान नहीं होता है तो फिर इसे आगे बढ़ाना चाहिए, यानी कि उस बैंक में शिकायत करें जिस बैंक से आपका यूपीआई आईडी जुड़ा हुआ है। यूपीआई एप्लीकेशन और बैंक के साथ साथ भी शिकायत की जा सकती है। यदि बैंक और एप्लीकेशन दोनों की तरफ से
शिकायत का निवारण अगर नहीं किया जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? आप NPCI के पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां आपको पूरा विवरण बताना होगा और साथ ही यदि पैसे ट्रांसफर होने का कोई स्क्रीनशॉट या फिर ID नंबर है तो वो भी बताना चाहिए। और यदि यहां से भी आपका मामला नहीं सुलझ पाता है तो फिर बैंकिंग लोकपाल के पास इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ये इसलिए बताया गया जिससे कम से कम आप परेशानी को समझ सकें और सही जगह शिकायत दर्ज करा सकें। बांग्लादेश की बड़ी बात। बांग्लादेश में बीते कुछ समय से चल रही हिंसा और अराजकता में धार्मिक अल्पसंख्यक उपद्रवियों को निशाना बना रहे हैं। लगातार हमले और मंदिरों में तोड़फोड़ के खिलाफ हजारों हिंदुओं ने प्रदर्शन भी किए हैं। इस बीच देश की नई अंतरिम सरकार में गृह विभाग के सलाहकार शखावत हुसैन ने यह माना है कि अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं और उनकी सुरक्षा में चूक भी हुई है। जनरल M शखावत हुसैन ने हिंदुओं से इसके लिए माफी मांगी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर हिंसा फैलाने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। शखावत हुसैन ने देश के हिंदू समुदाय से उनकी रक्षा करने की विफलताओं के लिए माफी मांगते हुए कहा है कि जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार की बल्कि बहुसंख्यकों की भी है। हम अपने फर्ज को पूरा करने में नाकामयाब रहे हैं। हुसैन ने कहा कि चीजें ठीक हो रही हैं और उम्मीद है कि हालात जल्द ही बेहतर हो जाएंगे। शखावत हुसैन ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आवामी लीग के लोग किसी भी तरह की अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। शेख हसीना के इस्तीफे और संसद भंग होने के बाद मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बन गई है। नई सरकार की ओर से हिंसा बंद करने के लिए कई सारी अपीलें भी की गई हैं, लेकिन देश में अराजकता रुकने का नाम नहीं ले रही है। देश में हिंदू बीते एक सप्ताह से लगातार हिंसा का शिकार हो रहे हैं, हिंसा का सामना कर रहे हैं। कई जगहों पर मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी हो रही हैं। इसे लेकर बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश के हिंदुओं में गुस्सा बढ़ रहा है। चटगांव और ढाका समेत कई बड़े बड़े शहरों में हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा और मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाओं पर अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने गहरी चिंता जाहिर की है। मोहम्मद यूनिस ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों के बारे में बात करने के लिए हिंदू छात्रों और युवाओं से बातचीत भी की है और हिंदू समुदाय की सुरक्षा के मुद्दे पर चिंताओं को भी सुना है। देश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। हिंदू छात्रों ने पहली बैठक में 8 सूत्रीय मांग पत्र भी मोहम्मद यूनुस को सौंपा है। मांगों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने, हिंसा पीड़ितों को मुआवजा देने और अल्पसंख्यक संरक्षण कानून शामिल हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए 10% संसदीय सीटें आरक्षित करने, अल्पसंख्यक मामलों का एक अलग से मंत्रालय, हिंदू धार्मिक कल्याण ट्रस्ट को एक फाउंडेशन में अपग्रेड करने और पाली शिक्षा बोर्ड का आधुनिकीकरण करने की भी मांग की गई। और अब युद्ध की बड़ी बात। इजराइल और ईरान में संभावित युद्ध को देखते हुए लुफ्तांसा एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें 21 अगस्त तक बंद कर दी। तेल अवीव, तेहरान, अम्मान, बेरूत और एयरबिल के लिए 21 अगस्त तक की उड़ान अब नहीं होगी। उधर अमेरिका ने भी अपना घातक जंगी बेड़ा भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया है। ये आशंका व्यक्त की जा रही है, ये आशंका जाहिर की जा रही है कि कुछ घंटों में ही दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो जाएगी। अमेरिकी डिफेंस सीक्रेट जनरल लॉयड ऑस्टिन ने गाइडेड मिसाइल सबमरीन USS की जॉर्जिया को मिडिल ईस्ट तक भेजने के आदेश दे दिए हैं। ये सबमरीन टॉम हॉक क्रूज मिसाइल की लैस और ये भूमध्य सागर की तरफ रवाना हो चुकी है। इसके साथ ही अमेरिका के तीसरे स्ट्राइक ग्रुप USS अब्राहम लिंकन को भी रवाना कर दिया गया है। भूमध्य सागर में पहले से ही अमेरिका का थियोडोर रूजवेल्ट जंगी बेड़ा लंगर डाले हुए है। इसके पहले भी अमेरिका और दूसरे देश मिलकर ईरान और इजराइल के बीच जंग को रोकने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कई नेताओं ने तेहरान का दौरा भी किया। लेकिन माना जा रहा है कि ईरान अब इजराइल से युद्ध किए बिना नहीं रहेगा। इजराइल पर हमला करने की ठान चुके ईरान का साथ हिजबुल्ला और हमास के साथ ही यमन के हूती विद्रोही भी दे रहे हैं। यानी कि इजराइल पर 3 तरफ से एक साथ हमला हो सकता है।
इसलिए अमेरिका इस इलाके में अपनी ताकत तेजी से बढ़ा रहा है। पेंटागन का कहना है कि अमेरिका इजरायल की सुरक्षा के लिए हर वो कदम उठाएगा जो जरूरी है। माना जा रहा है कि यूएस इब्राहिम लिंकन के पहुंचने पर यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट को भूमध्य सागर से मूव करा दिया जाएगा और रूजवेल्ट को वापस अमेरिका भेज दिया जाएगा। हालांकि यूएसएस इब्राहिम लिंकन कब तक भूमध्य सागर में पहुंचेगा ये नहीं कहा जा सकता। यूएसएस जॉर्जिया सबमरीन की बात करें तो ये ओहायो क्लास की पनडुब्बी है और इस पर 150 से ज्यादा टॉम हैक मिसाइल्स लगी हुई हैं। ये सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी है और ये 2 महीने तक पानी के नीचे रह सकती है। इस सबमरीन में लगी हुई मिसाइल्स 24 घंटे में कभी भी दागी जा सकती हैं। इस सबमरीन में 14 तरह के रडार और सेंसर लगे हुए हैं। रूस में यूक्रेनी सेना 30 किलोमीटर अंदर तक घुस गई। आप दंग रह गए ना। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फरवरी 2022 में जंग शुरू हुई और जंग शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब यूक्रेनी सेना रूस में घुसकर हमले कर रही है। रूस ने यूक्रेनी सीमा से सटे कुर्स्क में कम से कम 250 वर्ग किलोमीटर का इलाका गंवा दिया है। यूक्रेनी सैनिकों का अगला टारगेट रूसी शहर सुजदा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं जिनमें से यूक्रेनी सैनिक इमारतों पर रूसी झंडा हटाकर अपने देश का झंडा यानी कि यूक्रेन का झंडा लगा रहे हैं। वहीं रूस यूक्रेनी हमले को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि उसके सैनिकों ने रूस के टॉलपिनो और ओबिशची कोलोडोस गांव में यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया है। रूस ने 8 अगस्त को ही कुर्स्क इलाके में इमरजेंसी लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 24 घंटों में यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क में 2 प्रमुख किलेबंदी को ध्वस्त कर दिया। इसे बनाने के लिए रूस को 2.5 साल से अधिक समय लगा था और इस पर $170 मिलियन से भी ज्यादा खर्च हुए थे। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि रूसी सेना की तरफ से इसका करारा जवाब मिलेगा। ज़खारोवा ने कहा है कि इन हमलों का मकसद रूसी नागरिकों की हत्या करना, उन्हें डराना, देश के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और रूस यूक्रेन सेना के बीच जिस इलाके में लड़ाई चल रही है वो कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के नज़दीक है। ये पावर प्लांट रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी चीफ राफेल ग्रासी ने कहा है कि न्यूक्लियर हादसे को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक यूक्रेनी सीमा के पास बसे 76,000 लोगों को सुरक्षित इलाके में भेज दिया गया है। यूक्रेनी सेना 6 अगस्त को कुर्स्क इलाके में घुस गई। रूस ने दावा किया है कि टैंकों और तोपखानों से लैस करीब 1000 यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क में दाखिल हुए। रूस के अंदर यूक्रेनी सैनिकों की तस्वीरें वीडियो सामने आने के बाद भी यूक्रेनी अधिकारियों ने रूसी सीमा में घुसने को लेकर चुप्पी साध रखी थी और इसके बाद रविवार को जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर माना कि यूक्रेन ने रूसी इलाके में घुसकर हमला किया। उन्होंने ये भी कहा है कि रूस ने यूक्रेन का कुर्स्क से 2000 से ज्यादा बार हमले किए हैं। यूक्रेन का मानना है कि रूस में किया गया हमला ये बताने के लिए है कि यूक्रेन भी हमला करने और पलटवार करने में सक्षम है। अधिकारियों का कहना है कि रूसी सैनिक अपनी सीमा की रक्षा के लिए कमजोर हैं। हम इस इलाके में भारी पड़ रहे हैं।